अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीवा गुल बाजवा और जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और आज का जो मौजू है वो ये है कि सर्जरी के बगैर घुटनों का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। और इसी हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ ने। FCPS हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंसल्टेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि सर्जरी के बगैर घुटनों के दर्द का जो इलाज है वो कैसे मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और ईसा लैब का कि मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम के लिए। देखिए जी, मैं गुज़िश्ता 10-12 साल से ऑर्थोपेडिक से मुंसलिक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि घुटने की तकलीफ़ हो या कोई भी सर्जरी हो, बेस्ट सर्जन वो है जिसे इस बात का पता हो व्हेन नॉट टू ऑपरेट, कब ऑपरेट नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि घुटने की हर दर्द जो है उसमें ऑपरेशन ही करना हो, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ऑर्थोपेडिक का फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमसे पूछा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में यानी घुटने की तकलीफ़ जब होती है तो कब आप ऑपरेट करेंगे। तो हम इसका ये आंसर करते हैं कि जब सारे दूसरे मीन्स जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के वो ख़त्म हो जाएँ तब हम आर्थराइटिस को ऑपरेट करके ट्रीट करते हैं। तो मेरी नज़र में अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसका बहुत न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इलाज किया जाता है। देखिए जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल हम इलाज करते हैं घुटनों का, जो मेरे पास इलाज मैं करता हूँ उसमें यह है कि स्टेम सेल थेरेपी है। ये है क्या चीज़ स्टेम सेल थेरेपी? देखें, स्टेम सेल हमारे जिस्म के वो सेल्स हैं जो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं। उनका काम क्या है कि हमारी बॉडी में हीलिंग करना। घुटने के अगर स्टेम सेल्स हैं तो वो घुटने को हील करते हैं, कंधे के हैं तो कंधे को हील करते हैं। जहाँ पर भी हमें डैमेज होगा वहाँ पर स्टेम सेल हमें हील करेंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए साइंस ने तरक्की की और स्टेम सेल्स की खोज निकालना शुरू की कि आखिर स्टेम सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो करंटली जो स्टेम सेल्स की सोर्स है, सबसे पहले जो सोर्स थी स्टेम सेल की वो थी बोन मैरो। हम क्या करते थे, हड्डी का जो गुद्दा होता है, जो बोन मैरो होता है, उसमें से स्टेम सेल्स को निकालते थे और निकाल के उसको स्टेम सेल्स को घुटने की तकलीफ के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। लेकिन करंटली अब ये तहकीक ने साबित किया है कि जो स्टेम सेल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी सबसे ज़्यादा जो रिचली पाई जाती है वो फैट के अंदर पाई जाती है। और हमारा तरीका ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल्स में ट्रीटमेंट का यही है कि स्टेम सेल्स को हम फैट के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट की मिनी लाइपोसक्शन करते हैं, यानी बगैर बेहोशी के, बगैर किसी एनेस्थीसिया दिए, बगैर किसी कट दिए थोड़ा सा हिस्सा जिस्म से चर्बी का ले लेते हैं। उस चर्बी को प्रोसेस करके 2 से ढाई घंटे लगते हैं हमें प्रोसेस करने में। उसको प्रोसेस करके स्टेम सेल्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करके वो जो स्टेम सेल होता है, अगर घुटने में ज़रूरत है तो घुटने के अंदर लगाते हैं, अगर किसी को कमर की तकलीफ़ है तो कमर में लगाया जाता है, अगर किसी को गर्दन की तकलीफ तो गर्दन में, और अगर किसी को शोल्डर की तकलीफ है तो शोल्डर में लगाया जाता है। तो स्टेम सेल अगर आप देखें तो स्टेम सेल्स हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, आपकी अपनी बॉडी से ही तो एक्सट्रैक्ट किया। जब हम आपकी बॉडी से स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके कोई नुकसानात भी नहीं होंगे, ना इसके खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि अब जो है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऑपरेशन से पहले हमें स्टेम सेल्स की ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर पेशेंट की पहले डायग्नोसिस करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास भी अक्सर पेज पे कमेंट्स भी आते हैं कि आप लोग मुझे कह देते हैं डॉक्टर साहब ये मेरा एक्सरे है, बताइए कि इसमें क्या इलाज मुमकिन है, हमें सर्जरी का कहा गया है। तो देखें जी, मेरा जो ट्रीटमेंट का मेथड है ना वो है पेशेंट को ट्रीट करना, ना कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को ट्रीट करना। अगर एक्सरे, अक्सर मैंने देखा है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसका अगर हम एक्सरे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट व्हील चेयर पे होगा, लेकिन अगर पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं उसकी तो रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छी है, उसका पेन का स्टेटस बहुत इतना ज़्यादा बुरा नहीं है कि उसको बहुत शदीद पेन है, उसको रेस्टिंग पेन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो मेरा मेथड ट्रीटमेंट होता है वो ये है कि मैं उसको पहले उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ डिटेल में। जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन डिटेल में हो जाता है उसके बाद उसके लिए उसके एक्सरे, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हमें इस बात का फैसला करती हैं कि अब इसके लिए क्या इलाज पॉसिबल है, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट हम क्या करते हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 साल से मैं स्टेम सेल की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को स्टेम सेल्स किए और अल्लाह का शुक्र 80% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, प्रॉपर डायग्नोसिस करनी है और अर्ली ट्रीटमेंट करनी है।
हम लोग अक्सर प्रोग्राम करते हैं और हमारा मकसद भी प्रोग्राम का यही होता है कि लोगों को एजुकेट करना, इस बारे में एजुकेट करना कि आप जो है जल्दी अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपना जो ट्रीटमेंट है उसका जो है जल्दी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करें। अगर आपका प्रॉब्लम जल्दी डायग्नोस हो जाएगा तो उतना ही ज़्यादा ईजिली हम आपको ट्रीट कर पाएंगे। अक्सर जो पेशेंट हैं वो कहते हैं कि जी हमारा घुटना इतना ख़राब हो गया है कि उसकी बोन ऑन बोन बन गया, आपकी बोन से बोन टकरा गई है, लेकिन जब मैं उनका एग्जामिनेशन करता हूँ उसकी मूवमेंट अच्छी होती है। तो स्टेज 4 के आर्थराइटिस के लिए भी मैं कहूँगा कि अब जो है करंटली हम स्टेम सेल करते हैं, थोड़ा सा उसमें मेथड डिफरेंट होता है। तो करंटली जो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द गुड ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर, जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो घुटनों के दर्द की जो आम वजूहात है वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर आप वजूहात के बारे में पूछना चाहें तो आजकल तो यंग एज में भी घुटनों की तकलीफ हो रही है। उसमें सबसे पहली वजह जो है ओबेसिटी है। अगर ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा घुटने पे लोड पड़ेगा, जितना लोड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या चांस है कि आपका घुटने की कार्टिलेज जो चिकनी हड्डी है वो आपकी ख़राब होगी। इसके अलावा ओल्ड एज, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, ओल्ड एज में किसी को भी वो आफ्टर 50 या आफ्टर 55 के किसी को भी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके लिए कोई ख़ास डायग्नोसिस नहीं है कि किस वजह से हुआ, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। अक्सर जो है स्पोर्ट इंजरी हो जाती है एथलीट्स के और उनके घुटने पे चोट लग जाती है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी, अच्छा आपने सवाल किया। देखें, स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत से पेशेंट रब्ता करते हैं, उनको तीन असल क्वेरीज आती हैं। एक कहलाता है मिनिस्कल टियर, घुटने के अंदर जो मिनिस्कस होती है उसका टियर हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आता है वो आता है एसीएल टियर। देखिए, पहले बात करूं मिनिस्कल टियर, मैं उस वक्त तक सर्जरी नहीं करता हूं मिनिस्कल टियर की जब तक पेशेंट को लॉकिंग ना हो, यानी उसका घुटना ऐसे करके लॉक हो जाए और वो खुलते वक्त बहुत ज़्यादा पेन करे। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुझे उससे ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर माइल्ड टियर है, हल्का टियर है स्पोर्ट्स इंजरी में मिनिस्कल का, सिंपल टियर है और पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो मेरी नज़र में अगेन स्टेम सेल ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मिनिस्कल टियर। सिमिलरली अगर एसीएल की बात करूं तो जैसे मैंने पहले कहा कि एसीएल या स्पोर्ट्स इंजरी कोई भी पेशेंट है, सिर्फ एमआरआई से देख के एमआरआई को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स हैं जिसके एमआरआई में कंप्लीट एसीएल का टियर बताया गया कि यार कंप्लीट एसीएल टियर, वो एमआरआई ने बताया, लेकिन जब मैंने पेशेंट को क्लिनिकली एग्जाम किया तो देखा कि उसको तो एसीएल टियर कंप्लीट नहीं है। उसका जो ड्रॉ टेस्ट है, जो हम घुटने को आगे करके ड्रॉ करके देखते हैं, वो ड्रॉ टेस्ट उसका नेगेटिव है। उसको घुटने में आम लफ्ज़ों में कहूँ लचक नहीं है, यानी वो पेशेंट जो है अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त उसको कोई लचक नहीं महसूस होती। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, मेरी ट्रीटमेंट का मेथड क्या है कि स्टेम सेल्स जो है उसके एसीएल के अंदर, स्टेम सेल जो है जो उसके मेनिस्कस के अंदर, स्टेम सेल उसके मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये जो साइड पे जो लिगामेंट होता है उसके अंदर, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट के अंदर, इन सब में इंजेक्ट करते हैं। 2 से 3 सेशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 सेशन के बाद 3 to 6 मंथ की रेस्ट के बाद वो पेशेंट दोबारा अपनी स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ख़ास तौर पे एथलीट्स के लिए। अच्छा, आम तासुर ये है कि घुटने में जब इंजरी होती है तो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और ये समझा जाता है इंजेक्शन लगाने की वजह से घुटना ख़राब हो जाएगा। आपकी क्या राय है इसके मुताबिक? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन किया। ये तो बड़ा मिथ है कि डॉक्टर साहब, बल्कि बहुत पहले से बात चलती है कि डॉक्टर साहब आप हमें ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि इंजेक्शन ही घुटने में लगाएंगे, और हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था कि एक बार इंजेक्शन लगवा लिया तो सारी ज़िंदगी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा घुटने में और इंजेक्शन से घुटना और ख़राब हो जाता है। देखें, आप ये बात समझें कि टाइप ऑफ इंजेक्शन, पहले जो वक्तों में जो आप ये बात करते हैं, जो मिथ जो बहुत मशहूर है कि इंजेक्शन लगाने से घुटना ख़राब हो जाता है, वो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से। देखिए, अगर हम अब घुटने में पेशेंट के स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाएंगे और मल्टीपल टाइम लगाएंगे स्टेरॉइड का, स्पेशली यंग लोगों में जिनकी कार्टिलेज अभी इतनी ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से वाकई घुटने में तब्दीली आएगी और आफ्टर 3 to 6 मंथ के बाद उसके घुटने में और ज़्यादा शिद्दत से पेन होगी।
तो ये मैं समझता हूँ ये मिथ गलत है, क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की की है। जैसे मैंने आपको बताया, अब हम आपके लिए स्टेम सेल करते हैं, आप ही के जिस्म से बनाते हैं। इसी तरह हम आप पीआरपी करते हैं, पीआरपी आपके ब्लड से बनाते हैं, आपका खून लेके उससे इंजेक्शन बनाते हैं, उससे इंजेक्शन बना के लगाते हैं। तो ये आप खुद समझें कि आप देखें ना, आपके जिस्म से कोई चीज़ लिए तो वो कैसे नुकसानदेह होगी, किसी और के से सिर्फ थोड़ी लिए हमने, आपके जिस्म से लिए, कोई बाहर का केमिकल नहीं लिया, कोई बाहर से दवाई नहीं हमने ली। तो मेरी नज़र में अब वो वाले इंजेक्शन नहीं है। हाँ, स्टेरॉइड अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए तो मैं भी आप लोगों को मना करूँगा। ठीक है सर, अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि डिलीवरी के बाद ख़ासतौर पे जब सिजेरियन होता है या सी सेक्शन होता है तो उनकी कमर में दर्द की शिकायत होती है ड्यू टू एनेस्थीसिया। तो आप क्या इस पर राय देंगे कि वाकई ये एक मिथ है या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जी बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुझे भी पूछते हैं कि कमर की डॉक्टर साहब तकलीफ़ है, क्या इलाज है, और मैं कहता हूँ कमर की तकलीफ़ का इलाज कमर में इंजेक्शन लगाना। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वजह भी तो यही हुई थी कि हमने डिलीवरी के वक्त कमर में इंजेक्शन लगा था और जिसकी वजह से अभी तक हमारा जो दर्द है ठीक नहीं हुआ, और आप कहते हैं डॉक्टर साहब के और इंजेक्शन कमर में लगेगा। देखिए, आप ये समझें, जब आपको कमर में इंजेक्शन लगता है और एनेस्थीसिया देने के लिए ताकि आपकी टांगें सुन हो जाएं, ताकि ईजिली सी सेक्शन हो जाए, ऑपरेट हो जाए, डिलीवरी आसानी से हो जाए, उससे तो आपका जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल वो सुन हो जाता है। आपके लोअर वर्टिब्रास यानी कमर की जो हड्डियां हैं, L4, L5, L3, ये सारी की सारी, इसके जो लिगामेंट्स हैं सारे के सारे जो हैं वो हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। अब वो इंजेक्शन की वजह से दर्द नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के बाद जब वो आपको शिफ्ट किया जाता है, जब वो आपको शिफ्ट करते हैं, जो स्टाफ शिफ्ट करता है, माजरत के साथ कहना चाहिए, वो इतना एजुकेटेड स्टाफ नहीं है कि, क्योंकि बॉडी तो आपकी सुन है, वो उठा के आपको पकड़ के एकदम से शिफ्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जो डिस्क है कमर की वो स्लिप कर जाती है। अक्सर ये शिफ्टिंग के दौरान, डिलीवरी के बाद शिफ्टिंग के दौरान, मैं तो स्पेशली गाइड करता हूँ लोगों को कि यार शिफ्टिंग का अमल और इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल अगर खुद ऑपरेट किसी का किया है, बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब तक पेशेंट शिफ्ट ना हो तो मैं उस वक्त तक पेशेंट के पास से जाता नहीं, अपनी आंखों के सामने उसको शिफ्ट कराता हूँ। रीज़न यही है कि ड्यूरिंग शिफ्टिंग अगर पेशेंट का चीज़ें सुन है, अगर गर्दन सुन है, कमर सुन है, अगर उसको अजीब तरीके से पटका जाएगा, उसको पेन तो नहीं होगा, वो ना वो चिल्लाएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी डिस्क स्लिप होने का डर होगा। और जैसे उसकी डिस्क स्लिप हो जाएगी तो उसे क्या होगा, कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी नर्व्स पे कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जब कंप्रेशन उसकी नर्व्स पे होगा तो ऑटोमेटिकली उसे दर्द होगा। और क्योंकि पेशेंट तो एक आम इंसान है, वो तो समझेगा कि जब से मुझे इंजेक्शन लगा है उस वक्त से मुझे वहाँ पे दर्द हो रही है। एक्चुअली रीज़न इंजेक्शन नहीं है, रीज़न क्या है, ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो उसकी स्लिप हुई है, कमर की जो डिस्क स्लिप हुई है, वो बेसिक रीज़न है। ठीक है, तो ये यानी कि ऑपरेशन के बाद शिफ्टिंग के प्रोसेस की वजह से होती है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इस बात की बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही होती हैं। जी बिल्कुल। सर, कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों तक, आप तक रसाई कैसे मुमकिन हो, और जिनको घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम है उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो जी ये कहना चाहूँगा कि ईसा का प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नेट पर गूगल प्रोफाइल हम सबकी मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ मेरा नाम है, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ ना, वो ये है कि अगर आप बीमार हैं, आपके घुटने में तकलीफ़ और मायूस हो चुके, मायूसी देखें गुनाह है, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ शिफा ज़रूर रखी है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं ना कहीं शिफा ज़रूर है। तो आपको मायूसी नहीं करनी चाहिए, आपको हिम्मत करनी चाहिए और मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट करना चाहिए जिस पे आपको भरोसा, उससे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। अब ऐसी बीमारियां जो आपकी ट्रीटमेंट में नहीं होती थी, अब उसको भी ट्रीट किया जा रहा है। इवन ऑटिज़म तक, ऑटिज़म एक ऐसा मसला है, छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी धुन में गायब रहते हैं। इवन हम लोग जो हैं ऑटिज़म के बच्चों में स्टेम सेल्स करते हैं, उनकी कमर में स्टेम सेल्स लगाते हैं। तो ऑटिज़म में भी एक अच्छा रोल है स्टेम सेल्स का। तो इसीलिए मेरा लास्ट मैसेज यही है कि अब तो मीडिया इतना आपका प्रोग्रेस कर चुका है, आपके हाथ में फेसबुक है, मोबाइल है, उस पर आप सर्च करते हैं, आपके सामने मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन आती हैं। आप खुद से सर्च करें और उसकी ट्रीटमेंट को एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह ताला शिफा ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में और उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि घुटनों के दर्द है, उसका इलाज अब जो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टेम सेल्स के थ्रू किस तरह से मुमकिन है और आप अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ मुनीवा गुल हेल्थ 21 को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।